तो कल हमने बात की थी, उससे आगे बात करें। करंट अफेयर्स की कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। एक तो होमवर्क आपको लिखना है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में किस तरह से सहायक है। बड़ा चैलेंज है, इंटरनेशनल काफ़ी कुछ हो रहा है ग्लोबल, और बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं इसके बारे में, बहुत आर्टिकल हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स, फेडरल बैंक्स क्या कर रहे हैं और कैसे वो महंगाई को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो महंगाई को कम करने की दिशा में मॉनेटरी पॉलिसीज़ का क्या योगदान है, रिजर्व बैंक का क्या योगदान है, सेंट्रल बैंक्स का क्या योगदान है, फेडरल बैंक का क्या योगदान है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जब आप लिखोगे तो इसमें बहुत सारी फ़िलोसॉफीज़ काम करें। तो आज मैं थोड़ी सी कुछ फ़िलोसॉफिकल इकोनॉमी की कुछ चीज़ें जो है आपको बता दूं। एक तो फिलिप्स कर्व की डेफिनेशन लिखिएगा। फिलिप्स कर्व। तो फिलिप्स ने जो सिद्धांत दिया था वो एक कर्व के रूप में है कि अनएम्प्लॉयमेंट, जैसा अमेरिका में हो रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे कम होता है, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे वेजेस बढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार मिल जाता है और बेरोजगारी कम हो जाती है। तो बेरोजगारी कम हो जाती है तो बेरोजगार होते नहीं हैं लोग, तो काम करने वाले नहीं मिलते। काम करने वाले नहीं जब नहीं मिलते तो वो शर्त रखते हैं कि हमें ज़्यादा वेतन मिलेगा तो हम आएंगे आपके यहाँ काम करने के लिए। तो मजदूरी बढ़ानी पड़ती है, वेजेस, वेतन बढ़ जाते हैं। वेतन बढ़ने का एक सीधा फ़र्क ये पड़ता है कि अगर कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है और ज़्यादा वेतन में लेबर रखेगी तो फिर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएगी। और एक और चीज़ होती है कि लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट एकदम कम हो जाता है, तो उनके पास पैसा आ जाता है। और जब उनके पास पैसा आ जाता है तो वो मार्केट में जाके खरीदारी करते हैं, तो शॉर्टेज हो जाती है। सप्लाई उस टाइप से सप्लाई कंस्ट्रेंट आ जाता है, उसको सप्लाई कंस्ट्रेंट बोलते हैं। तो सप्लाई कंस्ट्रेंट होने से चीज़ों के दाम फिर बढ़ते हैं, क्योंकि आपूर्ति नहीं हो पा रही डिमांड के हिसाब से, तो डिमांड बढ़ जाती है। तो दो तरह के काम होते हैं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो गया, तो फिलिप्स कर्व कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है तो वेजेस बढ़ते हैं, और जब वेजेस बढ़ेंगे तो उसका साइड इफेक्ट इन्फ्लेशन है, महंगाई। साइड इफेक्ट क्या होगा? महंगाई। तो बल्कि अभी के कुछ जो इकोनॉमिस्ट है वो ये बोलते हैं कि नहीं, बेरोजगारी रहने दो थोड़ी सी, मतलब बेरोजगारी रहने दो। बेरोजगारी अच्छी चीज़ है, क्योंकि बेरोजगारी रहेगी तो लोग काम मांगेंगे, और काम मांगेंगे तो सस्ता लेबर मिलेगा, और सस्ता लेबर मिलेगा तो, और लोगों के पास पैसा भी नहीं होगा खर्च करने का, तो मार्केट में सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। कुछ बात समझ में आ रही है? तो जैसे दाग अच्छे हैं वैसे बेरोजगारी अच्छी है। तो अमेरिका में अब ये कहा जाना है, उसको बोलते हैं कीनीजियन इकोनॉमिक्स। कीन्स का सिद्धांत था। कीन्स का सिद्धांत था कि रोजगार दो, राज्य की ड्यूटी है कि वो रोजगार दे। कीन्स ने जो सिद्धांत दिया था उसने कहा था कि राज्य की ड्यूटी है कि वो रोजगार दे, ठीक है। बट जब हम फ्रीडमैन की बात करते हैं तो फ्रीडमैन के पास आते हैं, तो फ्रीडमैन कहता है कि नहीं, रोजगार देने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट चलेगा, प्रोडक्ट्स बिकेंगे, लोग फैक्ट्री खोलेंगे, तो फैक्ट्री में लोगों की जरूरत पड़ेगी तो रोजगार मिल जाएगा, रोजगार अपने आप मिलेगा। तो मिल्टन फ्रीडमैन की जो थ्योरी है, दो थ्योरी लिख लीजिएगा, कीनीजियन इकोनॉमिक्स एंड फ्रीडमैन इकोनॉमिक्स। कीनीजियन इकोनॉमिक्स और फ्रीडमैन इकोनॉमिक्स। तो मिल्टन फ्रीडमैन जो है वो ये कहते हैं कि रोजगार जो है वो अपने आप मिलेगा, उसके लिए सरकार को रोजगार देने की जरूरत नहीं, अलग से रोजगार क्रिएट करने की जरूरत नहीं।
लेकिन कीनीजियन इकोनॉमिक्स जो थे, कीन्स जो थे, वो कैपिटलिज्म के सहयोगी थे, यानी कैपिटलिज्म को सपोर्ट करने वाले थे। और जब कीन्स ने किताब लिखी कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो ये स्टेट का फेल्योर है, और स्टेट की ड्यूटी है कि वो एम्प्लॉयमेंट दे, रोजगार दे। ये बात जब लिखी तो ये तो सोशलिज्म हो गया। स्टेट की जब आप ड्यूटी बनाओगे कि रोजगार आपको देना है, तो ये तो सोशलिज्म हो गया, समाजवाद हो गया। तो यूरोप में और अमेरिका में और सब जगह कीन्स को मानने वालों का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि वो तो सब कैपिटलिज्म वाले थे, कीन्स खुद भी कैपिटलिज्म वाले थे। तो उसी को वहां से बोलते हैं कीनीजियन इकोनॉमिक्स। तो कीनीजियन इकोनॉमिक्स सोशलिज्म की तरफ आई। अब मैं इसी से, महंगाई से इसको जोड़ करके देखते हैं। तो क्यों कह रहे थे ऐसा, फ्रीडमैन ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सीधा संबंध किससे है? इन्फ्लेशन से है। तो रिजर्व बैंक जब मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से टाइटनिंग करेगी और एकदम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी करेगी, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। इंटरेस्ट रेट अमेरिका में बढ़ाना शुरू कर दिए वहां के फेडरल रिजर्व बैंक, फेडरल बैंक ने। तो फेडरल बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, बट उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो कम हो, तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया है, रोजगार बहुत लोगों को मिल चुका है। और रोजगार मिला उससे पहले क्वांटिटेटिव ईजिंग की थी फेडरल रिजर्व ने, अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने लोगों को पैसा बांटा, कोविड में सहायता दी। तो सरकार जब भी लोगों को ऐसे पैसा बांटेगा फ्री में, वॉलेट फुल कर दिए उनके, क्रेडिट कार्ड डाक से घर पहुंचा दिए, कुरियर से फुल करके, बोले इसको खर्च कर लो, वन टाइम वाउचर दे दिया प्रीपेड वाला पूरा ही बोले कुछ करना नहीं है आपको, इसमें इतने डॉलर हैं, ये आपको दिए जा रहे हैं, इन्हें आपको खर्च करना है, क्योंकि कोविड में आपकी इनकम बैठ गई है और आप कुछ काम नहीं कर पाए और आपके पास खाने को नहीं होगा आपके पास, तो आप खरीदो। तो जिन लोगों के पास खाने का था उन्होंने दूसरी चीजें खरीदी, अननेसेसरी खरीदी। कोई एक चीज थी और काम चल रहा था तो भी जाके खरीदी क्योंकि पैसा आया हुआ था। और कुछ लोगों के पास वस्तुएं नहीं खरीदी तो उन्होंने शेयर मार्केट में लगा दिया पैसा उसमें लगा दिया। तो इस तरह से माहौल बिगड़ गया, उससे महंगाई बहुत बढ़ गई। तो अमेरिका में महंगाई काबू होने का नाम ही नहीं ले रही। तो महंगाई सबसे पहले कैसे बढ़ी? हेलीकॉप्टर मनी, क्वांटिटेटिव ईजिंग, उसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, हेलीकॉप्टर मनी। लोगों को जबरदस्ती पैसा दे देना, मदद कर देना, पैसे से मदद कर देना। तो जब आप इस तरह से मदद कर देते हो तो क्वांटिटेटिव ईजिंग हो जाती है। तो उससे क्या होता है, लोगों के पास पैसा आ जाता है तो मार्केट में वस्तुओं की डिमांड बढ़ जाती है, आपूर्ति कम हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है, तो महंगाई बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो आज मैं उस सब्जी वाले से खीरा लेने गया तो उसने 50 रुपए बताया, जबकि कल 30 रुपया था, परसों 30 रुपया था। परसों जब मैंने खीरा खरीदा तो 30 रुपया था, आज मैंने उससे पूछा तो बोले 50 रुपये। मैंने कहा 35 होगा या 40 होगा, मतलब सीधा 50। बोले नवरात्रि है ना कल से। बात समझ में आए ना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, लोग व्रत उपवास करेंगे और खीरा करेंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी। डिमांड ज़्यादा होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि जो बचा हुआ माल है वो उसको महंगे में बेचना चाहता है। और अगर 35-40 में लोग खरीद के ले गए सुबह से तो वो 50 कर देगा। अब उसके पास मान लिया जाए केवल 10-15 किलो बचा है तो हो सकता है वो अब 60 मांगे, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है, एकदम से बिक रहा है। और जिस दिन सुबह से नहीं बिक रहा है तो धीरे धीरे सस्ता करता जाता है, और एकदम से बिक रहा है तो वो महंगा करता जाता है। चीज़ समझ में आए? सिंपल सिद्धांत है। तो अगर लोगों को रोजगार मिल गया, आप सब लोगों की अगर नौकरी लग गई तो आप सब टीवी खरीदोगे, नया टीवी खरीदो, पुराना फेंकोगे, नया फ़ोन खरीदोगे, नौकरी लगते ही। कोई न कोई कार खरीदने जाएगा, क्योंकि बिना कार के बाइक पे क्यों चलेंगे। तो अब जैसे तो फिर डिमांड एकदम बढ़ जाएगी ना। उतना वो कार कंपनी उतनी तेज़ी से कार बना नहीं पाएगी, मोबाइल कंपनियाँ उतनी तेज़ी से मोबाइल बना नहीं पाएंगी, तो वो और फैक्ट्री खोलेंगी, और फैक्ट्री खोलेंगी तो और लोगों को रोजगार मिलेगा। तो उनको जैसे ही सैलरी मिलेगी तो वो फिर मार्केट में खरीदने के लिए भागेंगे। तो बात समझ में आई ना। तो रोजगार के साथ फिलिप्स कर
इसलिए कई बार ऐसा लगेगा कि मतलब रोजगार की भी दुश्मन है क्या सरकार। हाँ, अगर महंगाई कम करके रखना है तो रोजगार नहीं मिलना चाहिए लोगों को, बेरोजगार लोग रहेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो इसीलिए तो भारत सरकार कावड़ में और उन सब में बिजी रखती है। गणपति उत्सव मनाओ, 9 दिन गरबा करो ताकि आपका ध्यान ही ना जाए उधर कि क्या खरीदना है, खरीदने लायक रहोगे भी नहीं तो महंगाई नहीं रहेगी, है ना। कमाल की चीज, वो ध्यान ही नहीं देता। अब सरकार खुद किसी दिन ये प्रयास करे कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेरोजगार रखें, ये प्रयास करे, उससे अच्छा तो हम रोजगार दें ही ना बाद में ये प्रयास करना पड़े ठीक है, तो ऐसा काम ही ना करें, तो ये भी बुरा हो सकता है। तो दुनिया में अभी अमेरिका में इसका बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि इतने लोगों को रोजगार कैसे मिल गया, इतने लोगों के पास पैसा कहां से आ गया, और इतनी मार्केट से चीजें गायब कैसे इतनी जल्दी से हो रही है, और इतनी महंगी होने के बाद। तो भारत का रिजर्व बैंक भी परेशान है, हर बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, हर बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। हमारे यहाँ से मार्केट से पैसा जितना भी इन्वेस्टमेंट अमेरिका वालों ने यहाँ कर रखा था सब वापस अमेरिका लेके चले गए, क्योंकि वहाँ इंटरेस्ट अच्छा मिलने लग गया। तो हमने भी वहीं से प्रेरित होकर के यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसलिए आप देखते हो बीच बीच में आ जाते हैं, और इस बार तो शक्तिकांत दास आए तो सीधा बोल रहे हैं कि 24 महीने तक महंगाई कम नहीं होगी। मतलब कमाल है, रिजर्व बैंक का गवर्नर आकर के आपको सूचित कर रहा है कि अगले 24 महीने तक महंगाई कम नहीं होगी। पहले तो लोग डरते थे रिजर्व बैंक ऐसा बोल दे तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन यहाँ सरकार को इस बात की टेंशन ही नहीं है। रिजर्व बैंक का गवर्नर 2 महीने 3 महीने का नहीं बोल रहा है, 1-2 सप्ताह का नहीं बोल रहा है। आश्वासन क्या दिया जा रहा है कि 24 महीने तक ऐसे ही रहेगी महंगाई, और डॉलर पे से उसने कंट्रोल ही छोड़ दिया। उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टरलाइजेशन। तो उसने स्टरलाइजेशन छोड़ ही दिया। तो आप देखो 81 से ऊपर भाग रहा है डॉलर, क्योंकि उसके लिए आपको विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी, और विदेशी मुद्रा आपने 1 महीने के तेल के और सोने के लिए बचा के रखी हुई ताकि आप 1 महीने तक तेल और सोना खरीद सकें। इसके लिए आपने डॉलर बचा के रखा हुआ। अब वो कम पड़ता जा रहा है। अगर उसको डॉलर की, अपने रुपए की इज्जत बचाने में अगर उस डॉलर को खर्च कर देंगे तो फिर आपके पास 20 दिन का ही रह जाएगा, तो वो बड़ा रिस्की हो जाएगा। तो रिजर्व बैंक ने वहां से हाथ खींच लिया। तो लिखिएगा ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, स्टरलाइजेशन क्या होता है, डॉलर का कंट्रोल कैसे होता है, मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनिटरी पॉलिसी फेल क्यों हो रही है, रिजर्व बैंक कुछ कर क्यों नहीं पा रहा महंगाई में। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है और रिजर्व बैंक कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो वो नहीं करेगा तो फिर कौन करेंगे। नहीं, रिजर्व बैंक के कंट्रोल से ही बाहर हो गया, क्योंकि रिजर्व बैंक केवल एक मॉनिटरी पॉलिसी बना सकता है, और वो बहुत टाइट कर सकता है, जबरदस्त बना सकता है। तो वो जबरदस्त करके बैठा हुआ है, अब उससे ज्यादा और क्या करेगा, थोड़ा और कर देगा। सबसे बड़ी बात है कि कर्ज भयंकर महंगा कर दिया, कर्ज लेना इतना महंगा कर दिया, उसके बावजूद कर्ज बढ़ रहा है। अभी लोग कर्ज लेना चाहते हैं, उसको हतोत्साहित करने के लिए कर्ज महंगा किया है। कर्ज पे इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा है कि अगर कोई कर्जा लेगा तो उसको ज्यादा ब्याज देना होगा। सरकार ने ऐसा क्यों किया? सरकार ने ऐसा इसलिए किया, लेंडिंग रेट इसलिए बढ़ाए, तमाम प्रकार की चीजें इसलिए कर दी, क्योंकि ये सख्ती इसलिए की ताकि लोग कर्ज न लें। लेकिन कर्जा तो बढ़ गया, लोग डर ही नहीं रहे खर्च करने से, वो कर्जा ले रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अभी किसी आदमी के पास बिल्कुल पैसे नहीं है और उसको कोई कह दे कि ये 1 लाख रुपए का आपको क्रेडिट कार्ड देते हैं, इसकी लिमिट 1 लाख है, अभी आपको नहीं देना। अगर आपने 1 लाख रुपए का कार्ड लिया और इसमें से अगर खर्च कर लिया तो हर महीने वही 1,500-2 हज़ार रुपया, 3,000 रुपया जो मिनिमम अमाउंट होगा वो आप जमा कराते रहो, बाकी ब्याज लगता रहेगा और वो आपका 1 लाख का कर्जा बना रहेगा। तो लोग ले लेंगे। अभी वो ये नहीं सोचेंगे कि मैं ये 1 लाख रुपया क्यों लूं और 1 लाख का कर्जा क्यों, उसको लगेगा कि मैं चुका दूंगा ना, मैं चुका दूंगा। इसलिए आपके फोन पे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस, ऐसे ईमेल आते हैं कि इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में लोन जमा हो जाएगा। आप लोन लीजिए, 5 लाख का दे रहे हैं आपको, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे 1 लाख की जरूरत वहां थी, 50,000 की जरूरत यहाँ है, 80,000 वहां जरूरत है, ऐसा करके 4-4.5 लाख की जरूरत तो मुझे है, ये 5 लाख दे रहा है तो मेरी सारी जरूरत पूरी हो जाएगी। तो आप तुरंत उसमें क्लिक करते हैं, आपके अकाउंट में आ जाता है। चाइनीज कंपनियां हैं बहुत सारी ऐसी,
जो ये काम कर रहे हैं, तुरंत आ जाता है। बट वो बोलता है कि नहीं हम आपका फोन एक्सेस कर पाएंगे, यहां तक कि आपका वाईफाई ऑन आप भी हम कर लेंगे यहीं से बैठ के। तो इसकी इजाजत भी दो, तो वो दे देता है, आदमी इजाजत दे देता है। और फिर वो मॉर्फिंग करके आपके फोटोग्राफ के ऊपर ही किसी दूसरे का फोटो वोटो चढ़ा के फिर आपका अश्लील फोटो बना के आपको ब्लैकमेल करने लगता है, पूरा चुका देने के बाद भी। ईमानदारी से पूरा उसका 5 लाख का लोन चुका देने के बाद वो शुरू होता है उसका गेम, फोटो का और वीडियो का गेम, जिसमें आप वो फोटो देख करके चौंक जाते हो कि ये मैं हूं तो सही, लेकिन ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ये क्या है। वो बोलता है ठीक है पैसे दो, आपकी कमजोरी तो पता है, आपका बिहेवियर पता है उसको। और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई क्लिक नहीं किया, कोई लोन नहीं लिया और उनके उस पर मैसेज आ रहे हैं कि इसको चुकाओ। इतनी खतरनाक चीज है। तो इसकी एफआईआर करानी चाहिए। साइबर क्राइम का हमने दे रखा है वीडियो, जा करके देखो। उसमें रैंसम अगर कोई मांगता है इस टाइप से तो आप रैंसम वेयर और ये जो रैंसम मांगते हैं उसके अगेंस्ट जा करके साइबर क्राइम में दर्ज कराओ। घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी के भी ब्लैकमेलिंग में आने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहां तक ले आया हूं कि लोग कर्जा लेने में हिचकिचा नहीं रहे। तो लिखिएगा, भारत में क्रेडिट हैबिट्स, कर्जा लेने की आदतें, डेट लेने की आदतें, डेट प्रॉब्लम और इंडियन मेंटेलिटी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसी कारण तो वो कर्जा लेकर के भी सामान खरीद रहा है, इसलिए महंगाई है, क्योंकि सामान बन नहीं रहे इतने। और कोविड से कई सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई तो प्रोडक्शन अपने आप कम हो गया था, डिमांड बहुत ज्यादा है। अभी आप कार लेने जाओ, वेटिंग बताएगा वो 1 महीने की, 2 महीने की। कार तैयार मिलेगी नहीं, आपको बुकिंग करानी पड़ेगी, तब जाकर के कार मिलेगी। आप पैसा दे रहे हो उसके बावजूद नहीं मिलेगी, ये दिक्कत है। तो ये चीजें समझ में आ गई। तो मॉनेटरी पॉलिसी वर्सेस इन्फ्लेशन, क्या इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी से? हो सकता है एक सीमा तक, यदि इन्फ्लेशन है। लेकिन इन्फ्लेशन यदि एम्प्लॉयमेंट के कारण है कि ज्यादा लोगों को रोजगार मिल गया है, इस वजह से मार्केट में चीजें ज्यादा खरीद रहे हैं, तो फिर वो इससे काम नहीं करता। तो फिलिप्स कर्व वो बताता है उधर, और उधर कीनीजियन इकोनॉमिक्स एंड मिल्टन फ्रीडमैन। मैंने 2 सिद्धांत आपको वो बता दिए। एक सरकार रोजगार दे उसकी बात करता है, डीपीएसपी टाइप हो जाएगा वो। और एक बोलता है कि नहीं, रोजगार तो मिलता है, उसको सरकार को देने की क्या जरूरत है, मार्केट में काम पड़ा हुआ है, लोग काम मांगने जाएं तो उनको वो काम सौंप दिया जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, उसमें सरकार बीच में ना आए। लेसेस फेयर की थ्योरी, लेसेस फेयर की थ्योरी यही थी, नॉन इंटरफेरेंस। लेसेस फेयर को बोलते हैं नॉन इंटरफेरेंस, यानी कि मार्केट के पास ही सारी चीजें होंगी, स्टेट बीच में नहीं आएगा। स्टेट जो है इंटरफेयर नहीं करेगा, और बल्कि जहां स्टेट इंटरफेयर करेगा वहां पर कोर्ट में जा सकते हैं, कंपनियां कोर्ट में जा सकती हैं। किसके अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट। स्टेट को बीच में इंटरफेयर करने ही नहीं देना। और स्टेट जब इंटरफेयर करता है अंदर, तो वही डीपीएसपी में हमने बताया था कि कोई भी चीज स्टेट इंटरफेयर करके रेट को कम करवाता है। सोशलाइजेशन उसको बोलते हैं, सोशलाइजेशन, सॉरी सोशलिज्म, समाजवाद। यही तो कम्युनिज्म है, यही समाजवाद है। इनविजिबल हैंड में नहीं रहने देगा, ठीक है। किस में रहेगा? इसमें रहेगा। एक चीज तो बहुत चर्चा में है, मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है, ये सब चीजें। तो करंट अफेयर्स का आपको होमवर्क सप्ताह भर का एक ये। दूसरा, बहुत सारी चर्चा हो रही है फर्टिलिटी रेट के ऊपर, डेमोग्राफी के ऊपर, खास करके जनसंख्या का संक्रमण का सिद्धांत, पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी, माल्थुसियन थ्योरी, माल्थस। तो व्हाट इज माल्थुसियन थ्योरी? माल्थुसियन थ्योरी क्या है, माल्थस का क्या सिद्धांत है, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत क्या है, पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी, और भारत में इसकी क्या स्थिति है, वैश्विक परिस्थिति क्या है। तो कल मैंने आपको नॉर्डिक कंट्रीज के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे,
ये जो देश हैं, इन देशों में जो जनसंख्या है वो बहुत कम हो रही है। हालांकि जो डेनमार्क है और जो फिनलैंड है, इन्होंने थोड़ा सा सुधारा है। एक ज़माने में उनकी 0.4% हो गई थी TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। इंडिया की अभी 2 है, तो अभी उनकी 1.7 के आसपास आई है। तो डिक्रीज तो हो रही है जनसंख्या। जब भी 2.1 से टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे होगी, जनसंख्या कम होने लग जाएगी। अगर जनसंख्या को आपको बना के रखना है तो रिप्लेसमेंट रेट किसको कहते हैं? 2.1 को रिप्लेसमेंट रेट कहा जाता है। क्योंकि एक महिला 2 बच्चों को कम से कम जन्म दे, क्योंकि 2 बच्चों को जन्म देगी तो एक तो उसका पति है, उसकी डेथ होगी, और एक उसकी डेथ होगी, तो 2 बच्चे जो जन्म दिए, तो एक कपल ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक कपल जब 2 बच्चों को जन्म देगा तो 2% मतलब 2 बच्चे। तो माँ के ऊपर, हर महिला के ऊपर 2 बच्चे। और 2.1 इसलिए रखते हैं ताकि कुछ मॉर्टेलिटी होती है, शिशुओं की मृत्यु होती है, तो 0.1 वो जो कई बार अचानक से बच्चे मर जाते हैं, माँ मर जाती है या कोई एक व्यक्ति बीच में चल बसा, तो 2.1 को हमेशा स्टेबल माना जाता है कि अगर स्टेबिलिटी बना के रखनी है जनसंख्या में तो 2.1 होना बहुत जरूरी है। भारत के केवल 5 राज्यों में 2.1 से ज्यादा है, बाकी सब में 2 से नीचे चला गया। 2 इंडिया की टोटल हो गई है 2.0। इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट हो गई है 2.0। खतरे की घंटी शुरू। चाइना की 1.5 और उसके आसपास, और बल्कि उससे नीचे। और कुछ लोग तो बोल रहे हैं चाइना जबरदस्ती बताता है कि उसके पास 140 करोड़ लोग हैं। दरअसल उसके पास 120 से ज़्यादा नहीं है। असली सूत्रों की माने तो चाइना के पास में 120 करोड़ से ज़्यादा बचे नहीं है, क्योंकि उसने एक बच्चा पॉलिसी की थी, और एक बच्चा पॉलिसी के नतीजे ये हैं कि अब लोग शादी नहीं कर रहे हैं, और अब आप शादी करा नहीं सकते। तो दुनिया भर में ये सिद्धांत प्रचलित है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी और महिलाएं पढ़ी लिखी हो जाएंगी, महिलाओं को पढ़ाओ दो, पढ़ाने में लगा दो आप, तो बच्चे अपने आप कम हो जाते हैं। जॉब में लगा दो, बच्चे और कम हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कोई महिला अगर जॉब में चली गई और अगर वो नौकरी पे जाती है और एक बच्चा हुआ तो उसको दिक्कत आई, बहुत दिक्कत आई, जॉब में दिक्कत आई। सैलरी ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ और वो सब मिलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो दूसरे बच्चे की उसकी इच्छा नहीं होती, और दूसरे बच्चे की कभी हो भी गई इच्छा तो फिर तीसरे बच्चे की कतई नहीं होती। तो इसलिए जो है टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो जाती है अगर महिलाएं जॉब में चली जाती हैं और पढ़ लिख जाती हैं। एक तो पढ़ती लिखती हैं तो 22-23 साल तक शादी नहीं कर पाती, 25 तक नहीं कर पाती, क्योंकि वो पढ़ने में लगे रहते, कैरियर बनाने में लगे रहते। और विवाह यदि 18 में ही हो गया तो 3-4 बच्चे की संभावना ज्यादा रहती। तो 6 बच्चे थे 1940 में, जब हम परतंत्र थे, तो हमारे यहाँ एक महिला के ऊपर औसत कितने बच्चे थे? 6। 25 साल बाद 1951 में पंडित नेहरू ने पहली बार में ही 1951 में प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन लागू कर दिया था। उसका नतीजा यह था कि 25 साल में 5 बच्चे हुए थे। 1971 में, 1972 में इंडिया में औसत बच्चा था प्रति माँ 5 बच्चे। 1990s में यानी 1990 में आकर के 4 बच्चे हुए। और सबसे बड़ी बात है कि 2022 में अभी 2 है। आ गया इसमें? तो फैमिली प्लानिंग कब शुरू हुई थी? 1951 में। दुनिया की सबसे पहले, पूरी दुनिया में कहीं पर भी फैमिली प्लानिंग नहीं थी। और उसका नतीजा है कि ब्रिटेन को इस 2 के ऊपर आने के लिए 130 साल लगे थे। इंडिया केवल 70 साल में यहां पहुंच गया, 2 पे आ गया। भारत जैसे गरीब देश में ये एक चमत्कार है, जहां लिटरेसी बहुत कम है, जहां गरीब लोग बहुत ज्यादा है। देखिए, पढ़ाई लिखाई, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, उनके यहाँ बच्चे इसलिए कम होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि पढ़ाना लिखाना बहुत महंगा है। और पढ़ाना लिखाना महंगा है तो बच्चे कम होंगे तो हम पढ़ा लिखा पाएंगे, ये बात उनको पता है कि क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं। उनको कितनी दिक्कत आई, उनको पता है कि ज्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता, उन पे खर्चा नहीं किया जा सकता। अच्छी शिक्षा अगर हमको देनी है, इंग्लिश मीडियम में अगर देना है और बढ़िया शिक्षा देनी है, और सबको नीट की तैयारी करानी है, इंजीनियरिंग में भेजना है या जॉब पे लगाना है,
तो उसके लिए बच्चे कम होना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल क्लियर फैक्ट है। शिक्षित लोगों के यहां बच्चे नहीं होते, और जो लोग काम करते हैं और पढ़ाते लिखाते नहीं हैं उनके यहां बच्चे ज्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जितने बच्चे उतने हाथ और उतना पैसा, क्योंकि वो काम करते हैं, क्योंकि वहां खर्चा तो कुछ करना नहीं, बल्कि वो थोड़े से बड़े हुए कि काम पे लगा देंगे तो कमा के लेके आएंगे, तो मजदूरी कराएंगे। तो इसलिए मजदूरों के यहाँ और गरीब लोगों के यहाँ और अशिक्षित लोगों के यहाँ ज्यादा बच्चे होते हैं। बात समझ में आ गई? इसलिए देश जैसे जैसे पढ़ेगा, जैसे जैसे महिलाएं लेबर फोर्स में आगे आएंगी, अभी 19% हो गई हैं महिलाएं, 40% तक पहुंच गई थी भारत की कामकाजी महिलाएं, अभी 19% हो गई हैं। लेकिन महिलाएं फिर से अगर काम करने लग गई तो भारत की जनसंख्या अभी 2 से भी नीचे चली जाएगी और हम लोग घटने लग जाएंगे। अभी हम नहीं घटेंगे 20-25 साल, इसलिए नहीं घटेंगे क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, इसलिए जो बुजुर्ग मरने चाहिए वो मरेंगे नहीं क्योंकि दवाइयां, लाइफ सेविंग ड्रग्स बहुत अच्छी हैं, हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, सुविधाएं बहुत बढ़ गई हैं, मेडिकल खुलते ही जा रहे हैं, आप देख रहे हो, हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं। आप शहर के बाहर जाओ, कोई न कोई हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा होगा, उस पर हॉस्पिटल का बोर्ड लग जाएगा, बिल्डिंग बन रही है, आपको लगेगा ये क्या बन रहा है, थोड़े दिन बाद देखोगे हॉस्पिटल का बोर्ड लग जाएगा। सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ेंगी, अभी 20-25 साल बच्चे पैदा तो उतने नहीं होंगे, लेकिन जनसंख्या कम नहीं होगी क्योंकि लोग मरेंगे नहीं, उस वजह से जनसंख्या कम नहीं होगी। लेकिन 25 साल बाद तो मरना शुरू होंगे ना, फिर आखिर अमर थोड़ी हो जाएंगे और 25 साल बाद जब वो मरना शुरू होंगे तब शायद भारत सरकार ये अभियान चलाएगी कि अब फर्टिलिटी रेट बढ़ाओ, जैसा कि चाइना कह रहा है कि अब कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि हम सपोर्ट करेंगे, जॉब देंगे, मैटरनिटी रिलीफ। फ्रांस में, यूरोप पूरा, जर्मनी, डेनमार्क में, और उसमें तो पुरुषों को पार्टिसिपेट करना पड़ा। गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि अगर यहाँ आपके बच्चा होगा तो पुरुष जो है पूरा ख्याल रखेंगे, उसका पालन पोषण, फॉस्टरिंग में उसके पोषण में ध्यान रखेंगे। और इतनी कठोर पॉलिसी बनाई, पुरुषों को इन्वॉल्व किया उस जबरदस्ती सरकार ने, तब जाकर के वो 1.7 पे आए वापस, नहीं तो 0.4 पे चले गए थे। लेकिन अभी भी घट तो रहे ना, 2 पे तो अभी भी नहीं आए, वो तो बहुत पहले हो गए थे, यानी 1980s में ही 0.4 पे चले गए थे। और बहुत सारे देश हैं ऐसे, साउथ कोरिया 0.43, 0.8%, साउथ कोरिया में 0.8% बर्थ रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट, सॉरी, एक महिला पे एक बच्चा तक नहीं है, आया समझ, यानी 3 महिलाओं पे 2 बच्चे हैं, आया समझ, यानी 3 पुरुष तो है उसमें, 3 महिलाओं पे 2 बच्चे, मतलब 3 पुरुष तो यानी 6 लोगों पे 2 बच्चे। 0.8% का मतलब ये है। तो ये जो अभी समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी चीज है कि उसके कारण फिर इमिग्रेशन होता है। एक ही तरीका होता है कि आप माइग्रेशन करवाओ, क्योंकि बच्चे तो हो नहीं रहे, तो जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, तो दूसरे देशों से लोग आएंगे। तो 3 चीजें लेके आते हैं दूसरे देशों से, पहले भी मैंने बताया था, फिर से लिख लो। एक तो वो अपनी एथनिसिटी लेके आते हैं, खास करके वो अपनी प्रजाति, यानी वो कॉकेशाइड के बीच में, यूरोप में जब घुसेंगे तो मंगोल जाएगा या फिर कोई निग्रो जाएगा, कॉकेशाइड तो जाएगा नहीं, यानी लंबा गोरी प्रजाति का व्यक्ति तो नहीं जाएगा। तो एक तो प्रजाति दूसरी जाती है, लैंग्वेज दूसरी जाती है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज वाला जाना हो सकता है वो ना जाए, और अरेबियन वाला चला जाए, साइनो टाइबेटन चला जाए, इंडियन चला जाए, कोई तमिल आदमी चला जाए, तेलुगु चला जाए, तो वो जाएगा। तो एक तो लैंग्वेज चेंज करेगा वहां करके, रिलीजन, क्रिश्चियनिटी वाला जरूरी नहीं है, इस्लामिक भी हो सकता है, हिंदू भी जा सकता है वहां पर। तो जब दूसरे रिलीजन वाला जाएगा, दूसरी एथनिसिटी वाला जाएगा, यानी कि रेशियल वाला जाएगा, और दूसरी लैंग्वेज वाला जाएगा, तो वहां पर वो क्राइसिस हो जाएगी कि हम कौन है फिर। और आपने देखा कि वो जो इंडियन गया वहां पर 20 साल बाद इंडियन जो है ब्रिटेन में जाने के बाद वो ज्यादा ब्रिटिश लगने लगता है वहां, ब्रिटिश से भी वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है,
वो बोलता है ये हमारा ब्रिटेन है और ये इसकी गौरव में हम 4 चांद लगा देंगे, और ये वो इस टाइप की बातें करता है। तो वहां का जो ब्रिटिश है उसको शंका होने लगती खुद के ऊपर कि हम कौन है। तो यूरोप के लोग जीनोफोबिया, इसको बोलते हैं जीनोफोबिया, दूसरी स्पीशीज से, दूसरी रेस से डर लगना, इसको कहा जाता है जीनोफोबिया। और अगर वो मुसलमानों से डर लग रहा है तो उसको बोलेंगे इस्लामोफोबिया। फ्रांस में, यूरोप के किसी भी देश में जो मुसलमान हैं उनमें सबसे ज़्यादा मुसलमान फ्रांस में, और फ्रांस के लोग इस्लाम से, मुसलमान से नफरत करने लगे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, आंदोलन होते हैं वहाँ पर, बुर्का के खिलाफ, हिजाब के खिलाफ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पगड़ी के खिलाफ भी, सिखों की पगड़ी के ऊपर। और वो तो सेक्युलरिज्म उनका बहुत वो था, उसके बावजूद फ्रांस में ये हालत है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में तो वो वैल्यूज के रूप में निकल करके आया था सेक्युलरिज्म और ये सब, लिबर्टी और ये, तो फिर लिबर्टी कहाँ चली गई फ्रांस की? वहां तो स्वतंत्रता है ना हर चीज की, क्या लोग अपने हिसाब से पहने, कुछ भी करें। वहां फ्रांस में आपने देखा कि कितनी कट्टरवाद की स्थिति आ गई थी, और कैसे वो कार्टून बना दिया था मोहम्मद साहब का, तो कैसे उसका सर कलम कर दिया था, और वो सब केस आपको पता है फ्रांस का। इसको बोलेंगे इस्लामोफोबिया। एंड दूसरी स्पीशीज के प्रति अगर फोबिया है तो उसको कहेंगे जीनोफोबिया। स्पीशीज तो क्या, ह्यूमन स्पीशीज तो होमोसेपियंस ही है, लेकिन रेस, ह्यूमन रेस तो दूसरी है ना, दूसरी लैंग्वेज है, दूसरा रिलीजन है। क्लियर समझ में? तो माइग्रेशन सॉल्यूशन नहीं है। माइग्रेशन के कारण फिर कई सारी समस्याएं, इसलिए जनसंख्या बढ़ाने का आपके पास फिर कोई दूसरा तरीका नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं 40 साल बाद जापान खत्म हो जाएगा, क्योंकि जापान ऑलरेडी बूढ़ा हो चुका है, नए लोग हैं ही नहीं उसके पास। तो टोटल फर्टिलिटी रेट वाली प्रॉब्लम समझ रहे हो? जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत 2.0 मतलब संक्रमण, इसको संक्रमण वाली स्टेज बोलते हैं। अब पिरामिड उल्टा होने लगता है, बुजुर्गों की संख्या बढ़ने लगती है, छोटे बच्चों की संख्या नीचे से पतला हो जाएगा पिरामिड, छोटे बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया की अभी 20 साल बहुत अच्छी रहेगी, इसी को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, कल मैंने बात की थी। वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी कि हम लोग 18 से ही मान लें, तो 18 से लेकर 60 तक, 65 तक जो लोग हैं वो अभी 20-25 साल काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे, दुनिया में सबसे ज़्यादा रहेंगे। अभी भारत में 140 करोड़ लोगों में से 138 में से लगभग 100 करोड़ लोग उस एज ग्रुप में आते हैं। बट इन सबको काम देना होगा, और इनको इतना काम देके, इतना सारा प्रोडक्शन करा के हमको अमीर हो जाना होगा। मैंने आपको बताया कि यूरोप बाद में बूढ़ा हुआ है, अमीर पहले हुआ है। जापान पहले अमीर हुआ है, बाद में बूढ़ा हुआ है। साउथ कोरिया। तो इन सब देशों के साथ, क्योंकि एजुकेशन बढ़ी है, हेल्थ की सुविधाएं बढ़ी है, और अवेयरनेस बढ़ी है, और महिलाओं का पार्टिसिपेशन। अभी क्या होगा, थोड़ा सा हमारा, जब लोग बूढ़े होना शुरू होंगे भारत में और बच्चे कम होंगे, क्योंकि फर्टिलिटी रेट तो अब 2 से नीचे ही जाएगा, ऊपर तो आना है नहीं, मुश्किल है, अब नहीं आ सकता। हाँ, हम एक बार 1.1 या 1 के आसपास पहुंच जाएंगे, तब हो सकता है सरकार कोई प्रयास करे उसके लिए। जैसा कि रूस में उसको मदर हीरोइन वर्ड दिया है पुतिन ने, कि रूस में अगर कोई माँ बनेगी तो उसको मदर हीरोइन कहेंगे, उसको 1 टाइम पेमेंट भी देंगे, बड़ा पेमेंट देंगे। तो माँ बनने के लिए बड़ा पेमेंट दे रहे हैं, और उसको एक तरह का तमगा भी दे रहे हैं मदर हीरोइन का। हो सकता है उसका फ्रंट पेज पे उसके लिए विज्ञापन भी निकालें, और उसको फोटो छापें कि इसके पास बच्चा है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि ये नौबत आएगी, तब जाकर के हो सकता है 1.0 पे जाके भारत सरकार भी इस टाइप का कुछ करके थोड़ा बहुत कहीं बढ़ा दे। लेकिन अभी हमारी वर्कफोर्स में कमी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हम कुछ महिलाएं जो 19% हो गई है, उनकी संख्या 40-50% जब आ जाएगी वर्कफोर्स में, तो थोड़ी सी कमी पूरी हो जाएगी। आ गया समझ? तो ये फर्टिलिटी रेट का गेम है, ये जरूर लिखिएगा। इसके कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, जीनोफोबिया से भी जाएगा, इस्लामोफोबिया से भी जाएगा, और दुनिया भर में इसके ऊपर चर्चा हो रही है। अमेरिका इससे इसलिए नहीं जूझ रहा क्योंकि वो सबको आने देता है, लेकिन ट्रंप जैसा व्यक्ति बोलता है कि ये इमिग्रेंट्स ही प्रॉब्लम है, और नेशनलिज्म की बात करता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करता है, बाय अमेरिका हायर अमेरिका, केवल अमेरिका के लोगों से ही खरीदो, केवल अमेरिका के लोगों को नौकरी दो। विक्टर ऑर्बान भी यही करता है।
लुकाशेंको भी यही करता है। तो जितने तानाशाह लोग टाइप हैं, इसी मानसिकता के लोग हैं, ये सब कीड़ा मकोड़ा बोलते हैं इमिग्रेंट्स को, बाहरी लोगों को। और बाहरी लोग आकर के वहाँ की इकोनॉमी में दखल देते हैं, काम करते हैं, जनसंख्या बना के रखते हैं, देश को खूबसूरत बना के रखते हैं। लेकिन अगर उनको बोझ समझा जाने लगा तो फिर दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं आपके पास, तो फिर जनसंख्या कम हो जाएगी। तो थोड़े समय तक आपको कब जनसंख्या अच्छी लगती है, लेकिन ध्यान रखिए जितने ज्यादा ब्रेन होंगे उसमें टैलेंट निकल करके आने की संभावना बहुत ज्यादा होगी। इसलिए आप देखते हो कि 2.5 साल का बच्चा तबला बजाता है। क्यों? क्योंकि 138 करोड़ लोग हैं हमारे पास, तो किसी न किसी का बच्चा तो 2.5 साल में तबला बजा ही लेगा, बस क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना। इसलिए आप देखोगे 4 साल का बच्चा बहुत अच्छा गाना गा रहा है, या 6 साल की लड़की वो जो इंडियन आइडल में गाती थी तो बहुत अच्छा गाना गा रही है और मीठा गाना गा रही है। अगर मान लीजिए देश की जनसंख्या 2 करोड़ होती तो कितने कम चांस हैं उसमें से किसी बच्चे के, 6 साल के बच्चे के टैलेंट के रूप में निकल करके आने के। वैज्ञानिक बनाने हो आपको, बड़ी बड़ी किताबें लिखवानी हो, तो आपको टैलेंट चाहिएगा। वो टैलेंट पूल बड़े मार्जिन में से निकल करके आता है। क्रिकेटर हमारे पास एक से एक है, ठीक है, लेकिन एक और ये है कि इतने बड़े करोड़ के देश में हमारे पास फुटबॉलर नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ओलंपिक खेलने वाले उतने लोग नहीं है, जबकि छोटे छोटे देश ओलंपिक में मेडल वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से लेके आते हैं। लेकिन हमारे पास पुल तो बड़ा है ना। तो अगर आपको क्वालिटी चाहिए जनसंख्या में, तो जनसंख्या बड़ी होना बहुत जरूरी है। छोटी सी जनसंख्या में से बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर आप कहोगे नहीं, अगर छोटी सी जनसंख्या होगी और उनको हम सुविधाएं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर करप्शन तो भारत का पीछा छोड़ ही नहीं रहा। तो आज जनसंख्या वाला मुद्दा भी आपको समझ में आ गया। हो सकता है कि हम आज जनसंख्या पे बहुत चिंतित हों, इसीलिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया। अभी सरकार से पूछा पार्लियामेंट में कि आप लेके आ रहे हैं क्या बिल, जनसंख्या नियंत्रण वाला कानून, क्योंकि बीजेपी में तो बहुत लोग दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनसंख्या का नियंत्रण का कानून लेके आओ। जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे उनको वोट नहीं डालना, वो इधर चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, उनको नौकरी से निकालो, उनका ये वो। कई राज्य सरकारों ने किया भी, मध्य प्रदेश में भी सरकार ने किया, पीएससी में नौकरी नहीं देंगे 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, तो इसीलिए वो भरवाते भी हैं आपसे फॉर्म में। लेकिन सरकार ने कानून बनाने से मना कर दिया। बहुत समझदारी भरा कदम है, क्योंकि अगर कानून बना देते तो शायद डेंग जॉपिंग ने बनाया था तो वो पछताए, अभी शी जिनपिंग पछता रहे। माओ से तुंग ने नहीं बनाया, माओ जेडोंग ने कहा कि नहीं बच्चे तो ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसको तो क्रांति करवानी थी, तो उसको तो सेना में भर्ती करना था, तो बच्चे चाहिए थे, ठीक है। लेकिन डेंग जॉपिंग टेक्नोलॉजी लेके आए और वो चाइना को बहुत रईस बनाना चाहते थे, तो उनको जनसंख्या बर्डन लगती थी, तो उन्होंने ये एक बच्चा पॉलिसी लेके आए थे। लेकिन शी जिनपिंग ने पूरी बदल दी, उन्होंने कहा नहीं। और अब वहाँ की लड़कियां और महिलाएं और लोग शादी करने को ही तैयार नहीं है, कोई शादी नहीं करना चाहते, सब पढ़ना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। तो ये है। तो मुझे लगता है कि अगर यही सिलसिला यहाँ पे भी हुआ और फ्यूचर अगर ऐसा ही रहा तो जनसंख्या की कमी से हम भी जूझेंगे। और हमारे समय में हम आज दुनिया भर में जाकर के नौकरियां कर रहे हैं और हमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रेमिटेंसेस आ रहे हैं, शायद हमारे यहाँ पर अफ्रीका के लोग आकर के इस अपॉर्चुनिटी को बुनाएंगे, जनसंख्या की कमी को अफ्रीका के लोग आकर के पूरा करेंगे, और तब हम शायद उनका वेलकम भी करें, क्योंकि हमारे पास होगी नहीं जनसंख्या, है ना। जैसे भी आपने देखा कोई निसंतान व्यक्ति होता है और करोड़पति होता है तो गोद लेता है ना अपने भाई के बच्चे को, अंकल के बच्चे को, किसी को, तो दूसरा ही आनंद उठाता है। फिर उसको लगता है ऐश कर रहा है, मेरे पैसे, मैंने बड़ी मुश्किल से इस पैसे को कमाया, और वो उड़ाता है, फिर उसको करोड़ों रुपए उड़ाता है उसके, ठीक है। आज ये ले आया, वो ले आया, वो ले आया, अब उसको तो चूंकि आपने उसके नाम ही लिख दिया है सब कुछ, तो अब वो तो अपनी मर्जी से करता है। तो अमीर देशों के साथ ये प्रॉब्लम है, उनकी मेहनत से कमाई हुई दौलत अब दूसरे देशों के लोग जो है वहाँ जा कर के, और खास करके इंडियंस अभी आगे हैं कई देशों में। अभी ब्रिटेन में अगर प्रधानमंत्री हो जाता है तो हमारे यहाँ जश्न ही होता है, ऋषि सुनक होता है ना, कि एक इंडियन जो है वहाँ जाके प्राइम मिनिस्टर हो गया। तो ये नौबत तो आई गई कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर, मॉरिशस में तो है ही हमारे प्रधानमंत्री, 45% लोग हम हिंदू हैं वहाँ। फिजी में लगभग 35% हिंदू हैं। महेंद्र चौधरी और वो सब वहाँ प्रधानमंत्री बनते थे। यहाँ अनिरुद्ध जगन्नाथ अभी उनका लड़का,
बना हुआ है। तो जाके तो दुनिया के कई देशों में हम लोग हैं, अंग्रेजों ने हमको बसा दिया सब जगह। तो इंडियन डायस्पोरा, तो इंडियन डायस्पोरा इसका फायदा उठा रहा है, पहले से उठा रहा है। और यूरोप में जनसंख्या पिछले 40 सालों से लगातार कम हो रही है, बढ़ने का नाम नहीं ले रही। एक दो देशों ने अपना रेशो सुधारा है, पर बहुत एफर्ट लगाया उन्होंने, बहुत ज़्यादा एफर्ट। यानी पुरुषों को छुट्टी दी, अगर पुरुष अगर 100 दिन 200 दिन अगर बच्चे की देखभाल करके और अगर ऑफिस आता तो सब ताली बजाएंगे, उसका स्वागत करेंगे है ना। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो व्यवहार में लानी पड़ेगी, तो मतलब वो बहुत मुश्किल काम है। तो छोटा देश था, उसने कर लिया, समझदार लोग थे इसलिए कर लिया, शिक्षित थे, 100% लिटरेट थे इसलिए कर लिया। हमारे यहाँ तो ऐसा स्वागत करने ही नहीं देंगे, तो बहुत मुश्किल काम। इसलिए मैटरनिटी लीव और ये सब चीज़ें जो आपने 42 में देखी थी कल, वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए इम्पोर्टेंट। तो महिलाएं नौकरी छोड़ देंगी ना, नहीं तो फिर आप उनको अगर प्रमोट नहीं करोगे तो नौकरी छोड़ देंगे। तो इसके लिए उनको मैटरनिटी लीव रिलीफ देनी पड़ेगी, काम की उचित दशाएं देनी पड़ेगी, विशाखा गाइडलाइन लागू करनी पड़ेगी। तो मैं भी मौलिक कर्तव्यों में आऊँगा तो उसमें विशाखा गाइडलाइन का हम लोग देखेंगे, क्योंकि मौलिक कर्तव्यों में भी महिलाओं के सम्मान का ख्याल रखने की बात कही गई है कि महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। उधर महिलाओं को अधिकार दे दिया 19 में कि आप रोजगार कर सकती हैं, और उधर एक कानून बना दिया कर्तव्य स्थल पर, विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दे दी कि उनके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा, नहीं तो आपको जेल जाना होगा। तो अधिकार भी दिया हुआ है, कानून भी बनाया हुआ है, और हर आदमी की ड्यूटी भी। तो ये पॉलिटी से ही जुड़ा हुआ है, मैंने यहाँ जोड़ दिया आपको। तो महिलाओं को पार्टिसिपेशन में लेके आना पड़ेगा, भागीदारी में। विश्लेषण समझ में आ गया, होमवर्क भी समझ में आ गया। तो एक ये होमवर्क है, इस बार का होमवर्क है फर्टिलिटी रेट और दुनिया भर में घटती हुई जनसंख्या की समस्या। जनसंख्या घटेगी तो उसके क्या क्या परिणाम होंगे, क्या दुष्परिणाम होंगे, क्या चीजें होंगी। और इसमें सिद्धांत, माल्थुसियन सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत, ए और पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड्स, शायद मैंने पहले भी दिया, जनसंख्या पिरामिड्स का, पॉपुलेशन पिरामिड्स की होमवर्क करो आप लोग। क्या होता है पॉपुलेशन पिरामिड, जनसंख्या स्थिरीकरण क्या होता है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जो हम बोल रहे हैं कि 45 में जाके हो जाएगा 2046 में, मुझे लगता है 40 में ही हो जाएगा, हो सकता है 35 में ही हो जाए, क्योंकि अभी जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही खतरनाक, बहुत स्पीड से आए हैं। ठीक है, डेवलपमेंट बढ़ेगा तो लोगों की अर्बनाइजेशन के प्रति, जीवन जीने के प्रति लालसा बढ़ती है, तो फिर वो विवाह और ऐसी चीज़ों में पड़ते नहीं हैं। ठीक है, तो देश की आज़ादी के बाद से बहुत सारे परिवर्तन आए हैं। जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है, बताया था कल आपको, 70 साल हो गई है, 32 साल थी 1940 में, केवल 32 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी एवरेज। एक भारतीय की औसत उम्र कितनी थी, 32 साल, अभी 70 साल है, डबल से भी ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट, ठीक है, बहुत बड़ा अचीवमेंट। तो 65 साल के बाद वालों के लिए जॉब ढूंढना पड़ेंगे, अब सरकार को उसके लिए भी करना पड़ेगा कि 65 साल वाले बाद वाले भी अगर जॉब करना चाहें तो। पहले तो 60 साल में रिटायर हुए तो 55 साल में वैसे ही घुटने दर्द करने लगते थे उसके आदमी के, उसको लगता है कि मैं 5 साल बाद रिटायर होने वाला हूँ। रिटायरमेंट की एज मतलब ऐसा है। मैं 49वें साल में चल रहा हूँ, मुझे लगता ही नहीं, मैं स्टूडेंट ही बना रहता हूँ। नहीं, 10 साल बाद तो मैं रिटायर हो जाता अगर नौकरी में होता तो, 10 साल बाद तो नौकरी में रिटायर हो जाता। मुझे अभी लगता ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है मेरी कोचिंग सेट करनी है मेरे को अभी, मेरी कोचिंग ही सेट नहीं हुई, भोपाल में भी मुझे कोई जानते ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता रहता है, बार बार ही ऐसा लगता है कि मेरी कोचिंग तो सेट हो जाए, जबकि मेरा बच्चा 24 साल का होने आ रहा है, उसका सेट होने का टाइम हो गया उसका सेट होने का टाइम हो गया, मैं अपने आप को सेट करने में लगा हूँ, मेरा सेट नहीं हुआ अभी कुछ, तो मैं अनस्टेबल। लेकिन अगर मैं जॉब में होता तो लगभग 27 साल की नौकरी हो जाती, 27, अगर मैंने जॉब छोड़ा नहीं होता तो अभी तक 27 साल की नौकरी हो जाती, और अभी 60 साल में जो है रिटायर हो जाते लोग। एक नारियल पकड़ा देते, माला पहना देते वो बोलते घर जाओ। और 55 साल के आसपास घुटने उतने दर्द करने लगते, चश्मा लग जाता है और आदमी सोचता है कि अब मैं रिटायर होने वाला हूँ। मतलब मानसिकता थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता।
ढेरों लोग, मैं पूछता हूँ, मैं जिम जाता हूँ, वहां पर मैं देखता हूँ तो बहुत सारे लोग जो भी 60 साल में पहली बार जिम आए, 60 साल के हुए तब जिम आए, पहली बार 60 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने जिम पकड़ा है। और अब वो अपनी कोलेस्ट्रॉल को नीचे ले जा रहे हैं, अब वो अपने ब्लड को चेक करा रहे हैं, अब वो अपना डायबिटीज चेक करा रहे हैं, अपने ग्लूकोज लेवल को नीचे लेके जा रहे हैं, जबकि वो 40 में बहुत हैवी ग्लूकोज में जिए हैं। 40 में उनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा था, हार्ट उनका परेशान था, पेन करता था, उन्होंने सब अब कम कर लिया, जबकि हार्ट को तो हैबिट है, तो उसका मरना अभी नामुमकिन है, क्योंकि वो मरेगा ही नहीं, क्योंकि उसने तो झेला है। जैसे आपकी जो प्लास्टिक की पाइप है उसमें भयंकर कचरा था और ऊपर से पानी का प्रेशर भी बहुत अच्छा है। अब आपने कचरा भी साफ करा लिया और पानी भी बहुत सावधानी से डालते हैं और बराबर उसको साफ करते रहते हैं, तो अब तो पाइप के फटने का डर ही नहीं ना, पाइप ने तो वो चीज सहन कर रखी है तो वो मरता नहीं, तो अभी मरेंगे नहीं लोग, तो इसलिए जनसंख्या भी एकदम कम नहीं होगी। लेकिन ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने का मतलब जो है, इसका एक नेगेटिव ये है कि जनसंख्या बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन ये जो जनसंख्या है ये बोझ जैसा रहेगा, बोझ जैसा रहेगा। इनके लिए मेडिकल फैसिलिटी, इनके लिए हॉस्पिटल बनाओ, सरकार पेंशन दे, इनकी सुविधाओं का ध्यान रखे, सीनियर सिटीजन्स के फायदे इनको देना पड़ेंगे, तो 50% किराए में छूट देना, ये वो सब, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी, तो सरकार के ऊपर तो बोझ बढ़ जाएगा। टैक्स ये देंगे नहीं, टैक्स से इनको छूट मिल जाएगी। सबसे बड़ी चीज है, इन देशों में इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, और खास करके सेविंग करने वालों को कोई रेट वगैरह नहीं मिलता, बल्कि निगेटिव इंटरेस्ट रेट लगता है, क्योंकि इन सबके पास पैसा होता है और पेंशन मिलती है, जीवन भर जॉब किया है, तो ये बैंक में जमा करके रखते हैं, तो पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहती, बल्कि बैंक वाले उसके पैसे को रखना नहीं चाहते, क्योंकि उसको वो लोन तो लेता ही नहीं ना, बैंक को चाहिए लोन लेने वाला आदमी, उसका बिजनेस उससे चलता है। उसका बिजनेस, अगर मान लीजिए किसी की शॉप पे सब लोग आकर के अपना बैग रख जाएं कि इसका ख्याल रखना, खरीदे कुछ ना, तो उसका शॉप तो उसी से भर जाएगा। लोग बहुत सारे, बस स्टैंड पे अगर किसी का शॉप है या रेलवे स्टेशन पे सब लोग अपना सूटकेस और बैग रखने, तो वो तो एक तरह का जो है वो क्लॉक रूम हो गया, तो कुछ सामान रखने की जगह थोड़ी है। आप यहाँ आते हो तो कुछ खरीदो, वाटर बोतल भी खरीदोगे तो वो आपका बैग रख लेगा, फ्री में क्यों रखेगा। अब डेनमार्क में आदमी जाता है तो बोलता मेरा पैसा रख लो बैंक में, आपको लोन की जरूरत है, बोले नहीं लोन नहीं, मेरा पैसा बहुत ज्यादा है मेरे पास, तो वो 5% ले लेते हैं कि 100 रुपया रखना है तो 95 मिलेगा बाद में, पैसा कटेगा इसमें, पैसा रखने का। अपने घर रखो, हम नहीं रखते, पैसा बहुत है। तो जब बुजुर्ग ज्यादा होंगे तो ये प्रॉब्लम भी बढ़ेगी, और खास करके वो जिंदगी भर काम करके और फिर जिंदा रहेगा, तो उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, और हर महीने पेंशन अलग से आ रही है, जो है वो भी खर्च नहीं होता, ठीक है, और मरता भी नहीं, क्योंकि दवाइयां सब तरह की रखी हुई है उसने घर में 40 तरह की दवाई रखी हुई है। थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम होती है तुरंत कुछ खाता है, तो संभावना ही नहीं है ना मरने की मरने की। अभी भी जिन लोगों को पेंशन होती है, घर वाले उनका बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे घर में कोई कमाता नहीं और माता पिता में से कोई एक बचा है और उसको अगर 30,000 रुपए मिलते हैं, तो सब उसको थोड़ी सी भी खांसी आ जाए, छींक आ जाए, तो उसको लेके हॉस्पिटल ले जाए, क्योंकि अगर ये मर गया तो 30,000 रुपए बंद हो जाएगी, तो उसी से तो काम चल रहा है, ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी समझ में आ गई क्यों बढ़ गई, 70 साल 72 साल इस चक्कर में बढ़ गई। तो यूरोप पूरा परेशान है, हम लोग भी फ्यूचर में होंगे, लेकिन अभी 20-25 साल ऐश करने को है भारत के पास, तो आप लोग उसी युग में हो। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बहुत है कि वो जो युवा इधर उधर घूम रहा है उसको काम पे लगाए और अमीर हो जाए। भाई देश अभी अमीर नहीं हुआ है, और अगर पहले बूढ़े हो गए अमीर हुए बिना, तो फिर बुढ़ापा देश का बहुत मुश्किल से कटना है। जो लोग बिना अमीर हुए बूढ़े हो जाते हैं उनकी स्थिति बहुत खराब होती है, क्योंकि बुढ़ापे में वो अमीर होने की संभावना तो होती नहीं है, और फिर जिंदगी भर गरीबी रही और फिर बाद में भी गरीबी, तो देश के लिए वो स्थिति अच्छी नहीं होगी। इसलिए अभी थोड़े 20-25 साल ढंग के प्रधानमंत्री चाहिए जो लोगों को रोजगार दे सके, ठीक है। अच्छे मुख्यमंत्रियों की जरूरत है, समझदार लोगों की जरूरत है 20-25 साल, क्योंकि फिर उसके बाद बूढ़े हो जाएं, फिर तो कोई भी आ जाए क्या फर्क पड़ना है।
फिर पूरा झंडा वंडा ले रहा हो, फिर घूमते फिरो, फिर सब कावड़ लेके, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी काम की जरूरत है, अभी काम का समय है। तो 25-30 साल काम कर ले बस देश, फिर जापान जैसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है कि अच्छा खासा हो गया और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो गए होंगे, जितने तरह के एस्पेक्ट्स हो सकते हैं इससे, फर्टिलिटी रेट से मैंने लगभग सभी कवर करवा दिया। मॉनेटरी पॉलिसी का भी अच्छा हो गया। अब एक आध होमवर्क आप वो वाला लिख लीजिएगा। इथेरियम ने अभी एक द मर्ज करके शुरू किया, नया प्रोजेक्ट है इथेरियम का, द मर्ज। मैं चाहता हूं बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी से एक चीज लिखें। क्रिप्टो करेंसी तो आप जानते ही हो फ्यूचर है, और बिटकॉइन जरूर अभी नीचे आया है, 16 लाख पे आ गया है, 52 लाख तक पहुंचा था, जहां पे भी पहुंचा वो लगभग। अब एक बिटकॉइन करीब 16 लाख रुपए के बराबर हो गया, तो कम हो गया अभी। तो अभी थोड़ा सा बिटकॉइन ये करा, लेकिन इथेरियम ने अच्छा किया, इथेरियम अच्छा ऊपर गया। इथर उसकी करेंसी, उसकी वो है डिनोमिनेशन। तो इथेरियम ने भी नया प्रोजेक्ट लेके आए हैं, वो द मर्ज के लिए जो कुछ लोग अखबार में लिख रहे हैं वो बोल रहे हैं ये इस समय में परिवर्तन करना ऐसा है जैसे चलते हुए हवाई जहाज में इंजन बदलने जैसा है। मतलब बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप अपना उसमें स्टाइल में चेंज कर रहे हो। स्टाइल में चेंज ये कर रहे हैं कि बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है तो उसमें कंप्यूटर के बहुत सारे सिस्टम लगते हैं और उसमें रिक्स बोलते हैं उसको, तो वो कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत ऊर्जा लगती है उसमें, तब जाकर के माइनिंग होती है। एक पजल सॉल्व करनी पड़ती है, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, सब जुड़े हुए होते हैं, और वो उस पजल को जो सॉल्व करता है उसको इनाम के तौर पर एक क्रिप्टो करेंसी के रूप में एक कॉइन मिलता है। वहाँ बिटकॉइन मिलता है या ईथर मिलता है, तो वो एक तरह का प्राइज होता है। और इस तरह से बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी जनरेट होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से। पीछे जाके कोई बदलाव नहीं कर पाता, आगे जाकर के एक ब्लॉक जोड़ने के लिए आपको एक कंपटीशन है, और उस कंपटीशन में ऊर्जा बहुत खर्च होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, तो कार्बन एमिशन बहुत बढ़ता है। तो ये एक आरोप लगता है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कि उसकी वजह से कार्बन एमिशन होता है। क्रिप्टो करेंसी क्यों लाई गई थी, मैंने आपको उसका पहले बता दिया था। क्रिप्टो करेंसी इसलिए लाई गई थी कि फिएट मनी जो गवर्नमेंट बनाती है कोई भी, तो वो एक सेंट्रल बैंक होता है, और वो सेंट्रल बैंक जो है वो उस करेंसी को बनाता है, और वो करेंसी डिवेल्यूएट हो जाती है। डिवेल्यूएट इसलिए हो जाती है क्योंकि महंगाई बढ़ जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ उसका डिवेल्यूएशन हो जाता है। तो मार्केट, जैसे आपके पास आज 100 रुपए है, 100 रुपए में कोई वस्तु मिल रही, अगर आप अभी आज नहीं खरीदेंगे तो बाद में वो 110 रुपए में मिलेगी, तो अब आपको 10 रुपए और जोड़ने पड़ेंगे उसमें, तो आपके 100 रुपए का मूल्य हो गया 90 रुपया, तो आपका 100 रुपया केवल 90 रुपया रह गया। तो इस पे जो बिटकॉइन के जनरेटर थे उनको गुस्सा आया कि ये हमारा रुपया 90 कैसे कर सकते हो, हमने तो बड़ी मेहनत से कमाया, हार्डवर्क करके कमाया, तुमने तो हमारा डिवेल्यूशन करके रख दिया, ये 10 कम कैसे हो गया। हम ऐसी करेंसी बनाएंगे जो मार्केट में रहेगी, लोगों के पास रहेगी, और लोग ही जनरेट करेंगे, लोग ही कंट्रोल करेंगे, और सरकार उसको देखती रहेगी, वो कुछ कर नहीं पाएगी। तो ये बड़ा विचित्र था कि ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा हो गया। पब्लिक लेजर, इसलिए उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइज सिस्टम और पब्लिक लेजर। तो विकेंद्रीकरण हो गया, और वो विकेंद्रीकरण होता होता जनता के हाथ में आ गया। जनता में से कोई भी उसको चाहे तो कंप्यूटर सिस्टम लगा के जनरेट कर दे, बिटकॉइन माइनिंग कर ले। बट इस सिस्टम में ये खामी है कि जो भी इस रेस में आता है उसको प्रूव करना पड़ता है, प्रूव करने के लिए सर्टिफिकेशन एक तरह का, और इस सब में ऊर्जा बहुत खर्च होती है। तो इथेरियम ने इन सब कुछ चीज़ों को बचाने के लिए और एनर्जी कंजर्व करने के लिए उसने कहा नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं करते। अब हम ये है कि जो भी व्यक्ति इसको जनरेट करेगा, पजल सॉल्व करेगा, उसको ये सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, सर्टिफाइड करना पड़ेगा। मैंने इससे पहले जितने भी ईथर जनरेट किए हैं वो सब सही थे, इसी प्रोसीजर से थे। और अगर हमने जांच की और अगर मान लीजिए उसमें कोई खामी पाई गई तो पुराने जितने भी ईथर हैं वो 0 हो जाएंगे उसके पास, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए इसमें ईमानदारी आ जाएगी, ऑनेस्टी, कोई भी गलत सर्टिफिकेट देगा नहीं, क्योंकि पुराना सारा 0 हो जाएगा, तो गलत सर्टिफिकेट कोई भी नहीं देगा। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया है द मर्ज। इसलिए द मर्ज के ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, प्रश्न बनेंगे इन सब के ऊपर, प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, सब जगह प्रश्न में। जितने भी डिस्कशन किए हैं सारे क्वेश्चंस हैं एग्जाम के।
अगले साल के मेंस के, प्री के, इंटरव्यू के, इन सब के ऊपर शानदार आर्टिकल आए हुए हैं। मैं उन सब आर्टिकल को पढ़ने के बाद सारे रूप में आपको बता रहा हूँ। आप अलग अलग जा करके पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज पे। फाइनल, आज का लगभग फाइनल लेक्चर है। नेक्स्ट टाइम हम हो सकता है कि सिटीजनशिप छोड़ दिया था हमने, तो वो करा देंगे, तो 20 लेक्चर हो जाएंगे पॉलिटी के और लगभग पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगली बार मैं सिटीजनशिप ले लूँगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर देते। तो आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज 51A, फंडामेंटल ड्यूटीज पर भी शेखर गुप्ता ने भी एक आर्टिकल लिखा था मोदी जी के ऊपर कि मोदी जी इंस्पायर हैं इंदिरा गांधी से, और इंदिरा गांधी की वो कभी आलोचना नहीं करते। राहुल गांधी की करते हैं, राजीव गांधी की करते हैं, सोनिया गांधी की करते हैं, नेहरू की करते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी की नहीं करते, क्योंकि वो इंदिरा गांधी को कॉपी करते हैं। तो जब भी उनको इमरजेंसी की बात करनी होती है वो डायनेस्टी की बात करते हैं, वो बोलते हैं कि डायनेस्टी और ये इस पे आ जाते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी का नाम नहीं लेते। तो शेखर गुप्ता बोलते हैं कि वो उनकी कॉपी हैं। दरअसल वो खुद भी यही हैं कि वो खुद उसके डिक्टेटरशिप थी, जो उसको बोलते हैं ना, वो तानाशाह थी, और इमरजेंसी ब्लैक चैप्टर था। और इमरजेंसी में जो तानाशाह होता है और जो इमरजेंसी लगाता है, और ये ऐसा व्यक्ति कर्तव्यों की बात करता है, हमेशा कर्तव्यों की बात करता है कि जनता अपने कर्तव्य देखे। पुतिन अपने देशवासियों से यही बोलता है कि कर्तव्य निभाओ, तुम फालतू बात तरफ दिमाग मत लगाओ, तुम्हारा कर्तव्य क्या है राष्ट्र के प्रति। कैनेडी बोलते थे अमेरिकन से कि ये मत सोचो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि ये सोचो कि तुमने देश के लिए क्या किया। अधिकारों की बात मत करो, फंडामेंटल राइट्स की बात मत करो। तो मोदी ने न्यूयॉर्क टाइम्स में अंग्रेजी में लिखा था, ठीक है। तो क्या लिखा था, मोदी ने आर्टिकल लिखा और उन्होंने कहा कि गांधी जी कहा करते थे कि कर्तव्य सबसे पहले। गांधी जी को याद कर रहे थे मोदी जी, और कर्तव्य की बात कर रहे थे। तो कर्तव्य पथ बनाया उन्होंने, क्या बनाया, राजपथ को कैसे में कन्वर्ट कर दिया, किंग वे था, किंग्स वे था वो राजपथ, क्योंकि सामने किंग रहते थे, यानी कि वॉइसराय। वॉइसराय मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो रहते थे वॉइसराय, और वो जिस रास्ते पे चलते थे इसलिए उसको बोलते थे जनपथ। वो वाला जनपथ है जिस पे सोनिया गांधी रहती है, लेकिन जनपथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो पार्लियामेंट आने का रास्ता है, तो जनता उससे आती है। जनतंत्र, लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के प्रतिनिधि जिस रास्ते पर आते हैं उसको जनपथ कहा था, और इसको राजपथ। किंग्सवे को नेहरू ने नाम बदल करके राजपथ कर दिया था, हिंदी नाम कर दिया था, इंग्लिश का हिंदी कर दिया था। मोदी जी ने उसको पूरा ही बदल करके कर्तव्य पथ कर दिया। तो कर्तव्य पथ करने का क्या मतलब है, मीनिंग तो निकलता है क्या कि राजपथ को कर्तव्य पथ क्यों किया, तो कर्तव्यों की वो याद दिला रहे हैं। और कर्तव्यों की याद किसने दिलाई थी, इंदिरा गांधी ने। 42nd अमेंडमेंट 1976, 1976 में 51A जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज। और इमरजेंसी लगी हुई थी और लोगों को कंट्रोल करना था, डिसिप्लिन मेंटेन करना था लोगों के अंदर। तो उन्होंने लोगों को कर्तव्य याद दिलाया। इंदिरा गांधी ने कहा कर्तव्यों पे ध्यान दो, ड्यूटीज निभाओ, देश के प्रति तुम्हारी कुछ ड्यूटीज है उसको करो, फालतू बात मत करो। हालांकि कुछ 43 और 43rd और 44th अमेंडमेंट में जनता पार्टी सरकार जो मोरारजी की थी, उस सरकार ने बहुत कुछ बदल दिया, लेकिन 51A को हाथ नहीं लगाया। 51A झोंका त्यों रखा। मिनरवा मिल ने भी वो काफ़ी कुछ, जो स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन तो इतनी थी कि इसमें टैक्स को भी शामिल करो ड्यूटी में, कि हर आदमी की ड्यूटी है कि वो कर दे। तो पार्लियामेंट ने थोड़ा हटाया उसको, बोले ये क्या करते हो। बल्कि स्वर्ण सिंह कमेटी तो ये बोलती थी कि इसको फंडामेंटल राइट्स में पार्ट 3 में ही रखो, पार्ट 3A कर दो इसको। पार्ट 4A का रखा है आपने, इसको पार्ट 3A करो। और फंडामेंटल राइट्स के साथ में सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, बोले ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये ऐसा लगेगा कि ये इसके बदले दिए हुए हैं, यानी कि ये ड्यूटीज निभाओगे तो ये राइट्स मिलेंगे, है ना। तो वो ऐसा हो जाएगा। तो बोले नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। नहीं तो उन्होंने कहा नहीं, ये यही हैंड इन हैंड करो इसको, इसके साथ। और हो सकता है कि इस टाइप की ड्यूटी, इसलिए उसमें एक लाइन भी है कि जब समय आए तब राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहे।
राष्ट्र की सेवा के लिए आतुर रहे। तो बीच में जो आया था ना अग्निवीर वाला, और ये तो इजराइल से कंपेयर कर रहे थे कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को 3 साल सेना में रहना है, क्योंकि वहाँ तो जनसंख्या बहुत कम है, तो सैनिक कहाँ से लाएंगे। और वॉलेंट्री अगर कर देंगे कि जिसकी इच्छा हो वो सेना में जाए, तो कोई जाएगा नहीं। और इतने कम सेना से देश की सुरक्षा कैसे करेंगे। अब भारत में तो जनसंख्या बहुत है और सेना में भर्ती होने के लिए लोग मरे जा रहे हैं, बहुत भीड़ जा रही है। तो बाकी लोग जिसको सेना में बिल्कुल नहीं जाना, उसको कोई पूछता भी नहीं है कि तुम क्यों नहीं आए सेना वाले में, तुमको आना जरूरी। लेकिन वो जो फंडामेंटल ड्यूटीज में दिया हुआ है, तो फिर 4A में क्यों रखा। 4A में इसलिए रखा क्योंकि नॉन एनफोर्सिएबल है ना, जस्टिसिएबल नहीं है, कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो 4 वाले को कोर्ट में नहीं ले जा सकते, डीपीएसपी को, इसलिए उन्होंने कहा इसको 4A बना दो, क्योंकि 4 और 4A दोनों ही जस्टिसिएबल नहीं है। अब आ गया समझ, दोनों ही जस्टिसिएबल नहीं है। 51A, 4A को क्या बोला गया, 51A, 51 कैपिटल A। तो संविधान संशोधन समझ में आ गया। अब यहां एक मुद्दा उन्होंने उठाया है कि ये जो संविधान संशोधन हुआ ये ही पूरा लेजिटिमेट नहीं है, क्योंकि ये 6वें साल में हुआ है। इमरजेंसी की वजह से लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा रखा था और उसमें ये संविधान संशोधन किया, इसलिए संविधान संशोधन नहीं है। तो अभी उसमें भी पेच है कि क्या 6वें साल संविधान संशोधन कर सकता है, क्योंकि संविधान संशोधन भी छोटा मोटा नहीं किया, भारी भरकम वाला किया, वो भी 6वें साल में कर रहे हो। तो आपकी 5 साल की तो अवधि पूरी हो चुकी है ना, तो वो तो पार्लियामेंट एक तरह से डिसॉल्व हो जानी चाहिए। वो तो इमरजेंसी लगा करके आपने आपातकाल में ऐसे ही काम चलाने के लिए 1 साल बढ़ाया, उसमें सिर्फ आप काम चला सकते हो, नाम मात्र की कोई चीजें कर सकते हो, इतना बड़ा संविधान संशोधन थोड़ी कर सकते हो। तो कर्तव्य पथ के माध्यम से मौलिक कर्तव्य को समझने की कोशिश कीजिए। तो मोदी का कर्तव्य पथ मौलिक कर्तव्य की याद दिलाता है कि फिर से वही समय आ गया, वही सीजन आ गया इंदिरा गांधी वाला ठीक है, जिसमें कर्तव्य की याद दिलाई गई थी। कहां से लिए हमने मौलिक कर्तव्य, यूएसएसआर से। बट अमेरिका में भी, यूरोप में भी कई जगह पर इसकी बात की जाती है। और गांधी जी तो शायद कर्तव्य पथ करने पर जरूर एक खुला पत्र लिखते हैं नरेंद्र मोदी को कि ये आपने बहुत अच्छा किया, अगर होते तो जरूर लिखते हैं कि ये बहुत जोरदार काम किया, क्योंकि वो तो समर्थक थे। गांधी जी तो बोलते, हमारे यहाँ गायत्री परिवार में हम बोलते हैं नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे, अधिकारों का वह हकदार जिसे वो कर्तव्यों से प्यार। तो कर्तव्य मस्ट है। माता पिता, परिवार व्यवस्था में हम लोग बोलते हैं माता पिता ने आपके लिए क्या किया ये मत देखो, आप माता पिता के लिए क्या कर रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो अपनी, ये देखो। तो हमारे परिवार के संस्कार, हिंदू संस्कृति, हमारा सोसाइटी वगैरह सब लोग कर्तव्यों पे ही ध्यान देते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन है जो अधिकारों की बात करता है, फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। ठीक है, तो 3-4 तरह के प्रश्न आते हैं कि तुलना करें कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में, दोनों में तुलना करें, कंपैरिजन करें, दोनों के औचित्य को समझने की कोशिश करें। तो अभी तो अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज से अगर उसको करोगे कि ये उठाया और इसने, जैसे पिताजी ने कहा कि तुमने ये नहीं किया, तो आपने, मैंने मोटरसाइकिल मांगी थी आपने दी थी क्या, तो बात जीरो हो गई ना। मतलब वो नहीं किया तो वो वहां आकर के जीरो हो गई। फिर उसने कहा ऐसा, माने का कुछ ऐसा, उनको भी एक बात आपने सुना दी, तो ये तो मतलब ऐसा है कि उधर राइट और इधर ड्यूटीज और ये करके जीरो। तो 3 ट्रायंगल जो है वो बने रहेंगे। कौन कौन से, 14, 19 और 21। वो वाकई में मूल अधिकार है, बाकी सब मूल अधिकार तो इधर एडजस्ट हो जाते, उधर कर्तव्य की बात होती, इधर अधिकार की बात होती, इसके साथ एडजस्ट होता। मैंने विशाखा गाइडलाइन से महिलाओं वाला बताया। और फिर डीपीएसपी भी बीच में आ जाए तो तीनों की तुलना कर लो, फंडामेंटल राइट्स की, डीपीएसपी की और फंडामेंटल ड्यूटीज की। जैसा मैंने पर्यावरण के बारे में बताया, पर्यावरण का जिक्र तीनों में आ जाएगा। एक जगह ऐसा है कि आप ऐसा माहौल ना खराब करें, हिंसा को, भावना को बढ़ावा न दें, यानी आप किसी के प्राण न लें, ये आपकी ड्यूटी बनती है। जीवन के अधिकार में उसको जिंदगी बचाने का अधिकार दे दिया कि आपको अपनी जिंदगी जीने का अधिकार है। और डीपीएसपी में सरकार को ड्यूटी पकड़ा दी कि तुम इसकी जिंदगी जीने के लिए आवश्यक वातावरण बनाओगे।
और वो व्यक्ति किसी की जिंदगी नहीं लेगा, ये उसका कर्तव्य है और उसको अधिकार है कि वो अपनी जिंदगी नहीं छीनने देगा। बात समझ में आई ना? तो ये सब चीजें जुड़ी हुई है। तो ऐसे जोड़ करके देखिएगा एक एक चीज को, तो आपको लगेगा कि तीनों जुड़ी हुई हैं। बट ये है कि कर्तव्यों को मापना बहुत मुश्किल है। कैसे मापें? कि कोई ऐसा मीटर तो है नहीं ना ग्लूकोज वाला, या जैसे कोई शुगर टेस्ट करा आता है या हीमोग्लोबिन टेस्ट करा आता है कि इसका 11 है, 12 है, 13 है और इतना होना चाहिए मिनिमम, यानी 13 से 16 होना चाहिए और इसका 12 ही है, तो राष्ट्रभक्ति इसमें इतनी है। मापेंगे कैसे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कैसे मापेंगे कि साइंटिफिक टेम्परामेंट इसमें इतना है और इसमें इतना है और इसमें इतना है, इसके पास थोड़ा कम है। तो दरअसल मूल कर्तव्यों को मापा नहीं किया जा, मेजर नहीं किया जा सकता, टेस्ट नहीं कर सकते आप। इसलिए तो एनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि सजा किस आधार पे दोगे? कैसे दोगे सजा? तो फंडामेंटल ड्यूटी समझ में आ रही है? फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी जिम्मेदारी नागरिकों के ऊपर डाल दिए गए कि नागरिक इसका पालन करें, इसको पढ़ें। पर शिक्षित होंगे तब पढ़ेंगे। नेशनल सॉन्ग को इसमें नहीं लिया, नेशनल एंथेम को लिया, वंदे मातरम उसमें नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय प्रतीकों का दुरुपयोग करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए दूसरा एक कानून है। तो मूल कर्तव्य जहां पर, जैसे मैंने बताया कि विशाखा गाइडलाइन है, वो आपको सजा दिलवा देगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है। तो महिलाओं के प्रति अपराध आप नहीं करेंगे, अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, महिलाएं बैठी हो वहां पर हरकतें ठीक से करेंगे, ठीक से रहेंगे, ये उनके सम्मान को ठेस पहुंचे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, ये कर्तव्य में है। और ये 21 में महिलाओं का अधिकार है, 19 में महिलाओं का अधिकार है, और अलग से एक कानून है, अलग से एक कानून दे दिया कि अगर ऐसा किसी ने किया तो वो जेल जाएगा। और अब तो बहुत सख्त हो गया कानून, ऐसी हरकतें करके देखे कोई, वो जेल जाएगा। 3 तरह से ठीक किया जा रहा है। ड्यूटीज याद नहीं रही, अनपढ़ हो, दिमाग खराब है, दारू पी रखा है, ड्यूटीज नहीं मालूम है, तो फिर कानून काम करेगा। शरीफ आदमी हो, समाज में रहते हो तो ढंग से रहो, ड्यूटीज याद रखो। और उसको सामने वाले को तो राइट दे ही रखा है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ अगर कोई दिक्कत है तो, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो क्लियर हो रहा है? तीनों के संबंध जोड़ के बड़े जीवंत हैं, ये जोड़ना पड़ेंगे आपको। पर्यावरण में भी तीनों जाएंगे। पेड़ की इज्जत करना, पेड़ को नहीं काटना, ये सब ठीक है, लेकिन पेड़ काटोगे तब भी तो पकड़ने आ जाते हैं, ठीक है? दुधारू पशुओं को तो वो सारी चीजें, मॉन्यूमेंट्स को खराब करोगे तो वहां पर ASI का वो देखा होगा आपने, बोर्ड लगा कि अगर यहाँ किसी ने किसी मॉन्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की तो हम क्या कर सकते हैं। उसमें पूरा धारा वारा सब लिखी है, कितने साल की कैद और कितना जुर्माना सब लिखा हुआ है। तो साथ में कानून भी बने हुए हैं, स्टैट्यूट भी बने हुए हैं, लेजिस्लेशन से भी काम किया है। केवल अधिकारों और कर्तव्यों के भरोसे नहीं छोड़ दिया, कानून भी बना के रखे हुए, हर चीज के, लगभग हर चीज का कानून बना हुआ है, जो भी आप कर्तव्यों में पढ़ते हो। सम्मान आपको करना ही है, आदर आपको करना ही है, ठीक है? तो मुझे लगता है जाकर के मूल कर्तव्य पढ़ो। क्या लिखना है मैंने बता दिया है, बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंस बता दिया है, कर्तव्य पथ के साथ उसको जोड़ दिया, करंट अफेयर्स के साथ जोड़ दिया। तो ये है आज की कहानी, ठीक है? चलिए, शांति। ओम द्यौ शांति।